रासायनिक संयोग के नियम के बारे में देख रहे थे हम लोग, जिसमें से 2 नियम के बारे में पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर या फिर निश्चित अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमने ये पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का कुल द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि ए और बी के केस में देखा था, ए और बी मिलकर सी बना रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये बताया गया कि अभिकारक का जितना द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पाद का भी होगा। ठीक है, ये इन दोनों का अनुपात, इन दोनों के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद हमने स्थिर या फिर निश्चित अनुपात के बारे में देखा था, जिसमें यह था कि किसी शुद्ध रासायनिक पदार्थ के विभिन्न अवयवी तत्वों का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। किसी शुद्ध रासायनिक पदार्थ के विभिन्न जो अवयवी तत्व होते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है। जैसे कि H2O है हमारा, तो H2O के अवयवी तत्व कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। किसी शुद्ध रासायनिक पदार्थ के अवयवी तत्वों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। अवयवी तत्व का मतलब कि वो किससे मिलकर के बना है, तो जल हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। तो इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 1:8 आ गया, है ना। कितना, 1 क्या आ गया, 8। मतलब जल को कहीं से भी हम लोग लेकर आएँ, कुआं हो गया, तालाब हो गया या फिर झरना, कहीं से भी लेकर आएँ, उसके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना रहेगा, 1:8 ही रहेगा। इसके बारे में हमने देखा था। अब आगे देखते हैं गुणित अनुपात के नियम को। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, ठीक है। इस नियम को 1804 में या फिर किसी किसी बुक में 1803 भी दिया है। तो इस नियम को किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। इस नियम के अनुसार क्या है, जब 2 तत्व संयोग कर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब किसी एक तत्व के द्रव्यमानों में जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं एक सरल अनुपात होता है। एक बार फिर से, जब 2 तत्व संयोग कर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब किसी एक तत्व के द्रव्यमानों में जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं एक सरल अनुपात होता है। ये बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर 2 यौगिक बनाते हैं। वो उसमें से पहला यौगिक है H2O, दूसरा यौगिक है H2O2। ठीक है, अब इसके द्रव्यमान अनुपात के बारे में देखिए। तो यहाँ पे द्रव्यमान है 2, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन 2 द्रव्यमान है, 2 हाइड्रोजन है तो इसका द्रव्यमान 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और उसका द्रव्यमान होता है 16। क्या हो गया, 2 1 कम 2 और 2 8 16, तो 1:8 आ गया। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो क्या आ जाएगा, इसका द्रव्यमान 2। और ऑक्सीजन भी 2 है, तो इसका एक ऑक्सीजन का भार जो होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसमें 2 से वो करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे 16। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बोला गया है कि जब 2 तत्व संयोग कर, कौन कौन से तत्व, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग कर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, निर्माण भी किए, H2O बनाए और H2O2 बनाए, है ना। तब किसी एक तत्व के द्रव्यमानों में जो किसी दूसरे, जैसे कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 2 तत्व आपस में संयोग कर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब उसमें से एक तत्व के मान को जब हम लोग निश्चित रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के मान को अगर निश्चित रखें, हाइड्रोजन का मान यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। हाइड्रोजन का मान को अगर निश्चित रखते हैं तो इसके ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो एक सरल अनुपात में हमें मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे है 16, यहाँ पे है आपका 32, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे है आपका 8 और यहाँ पे है 16। तो अगर इसके ऑक्सीजन के द्रव्यमान के बारे में बात करें तो 8 1 कम 8 और 8 2 16, ये एक सरल अनुपात में होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाए, जैसे कि यहाँ पे H2O और H2O2 बनाए। अगर हाइड्रोजन के अनुपात को हम लोग स्थिर रखें, मान लेते हैं 2 रखते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का अनुपात को हम लोग 2 रखते हैं,
तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो द्रव्यमान का अनुपात है वो एक सरल 1:2 अनुपात या फिर 2:3 अनुपात इसमें प्राप्त होगा, जैसे कि हमें प्राप्त भी हुआ है। यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया है 8:16। यहाँ पे ऑक्सीजन के अनुपात को ही देख रहे हैं तो 8:16 प्राप्त हुआ है, जो 1:2 में हमें मिला है, मतलब ये एक सरल अनुपात है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं गुणित अनुपात के नियम को एक और उदाहरण के द्वारा, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का देख रहे हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके 5 ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे N2O2 होना चाहिए, पर एक्चुअल में ये N2O2 ही है, जिसको हम लोग NO के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस नियम में ये बताया गया है कि जब दो तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से जो दूसरे तत्व संयोग करते हैं, तब किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से जो दूसरा तत्व संयोग करते हैं, तो उन तत्वों में आपस में क्या होना चाहिए, एक द्रव्यमान में, उन तत्वों के द्रव्यमान में एक सरल अनुपात होना चाहिए। जब 2 या 2 तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से जो दूसरा तत्व संयोग करते हैं, उनमें आपस में सरल अनुपात होना चाहिए। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके और 5 ऑक्साइड का निर्माण किए, तब इसमें से किसी एक तत्व का द्रव्यमान का अनुपात को अगर निश्चित रखें हम लोग, जैसे कि मान लेते हैं अगर नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान का अनुपात है उसको स्थित रखेंगे, तो यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन दिख रहे हैं उनमें उनके द्रव्यमान में एक सरल अनुपात मिलेगा। उनका रेशियो 1:2, 3 ऐसे करके मिलता जाएगा। अगर नाइट्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात को स्थिर रखे हैं तब की बात है। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 28 अनुपात यहाँ पे है 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन को अगर देखिए तो यहाँ पे 14 आएगा और यहाँ पे 16 आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा हम लोग 2 से कर देते हैं। अगर इसका गुणा हम लोग 2 से करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है वो भी आ जाएगा आपका 28, है ना। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का अनुपात है, एक ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, बाहर 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे मान लेते हैं 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि 2 से हम लोग गुणा किए हैं, तो 2 ऑक्सीजन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो इसके लिए भी बाहर हो जाएगा 28 और 16 दिया होता है 48, तो 3 ऑक्सीजन के लिए बाहर 48 हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन के लिए 28 और 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 64, और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो इसके लिए बाहर हो जाएगा 28, 5 है तो हो जाएगा 80, है ना। जब 2 तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब किसी एक तत्व के द्रव्यमान को निश्चित रखें तो दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में क्या होता है, एक सरल अनुपात होता है। जैसे कि पहले तत्व नाइट्रोजन के अनुपात को हम लोग स्थिर रख दें, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना है, 16 है। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं, 16 अनुपात कितना है, 32 अनुपात कितना है, 48 अनुपात कितना है, 64 है, 64 के बाद कितना है, 80 है ना। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंछे 80। यहाँ पे जो अनुपात मिल रहा है हमें, एक सरल अनुपात मिला है, 1:2, 3, 4, 5। ये एक सरल अनुपात है जो गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है ना। अगर और उदाहरण देखें, जैसे कि सल्फ़र और ऑक्सीजन का उदाहरण देखें, तो सल्फ़र और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके 2 ऑक्साइड बनाते हैं या फिर 2 यौगिक बनाते हैं। 2 यौगिक SO2 हो गया और SO3 हो गया, है ना। तो यहाँ पे सल्फ़र का भार होता है, सल्फ़र का 16 होता है, तो इसका परमाणु भार जो हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, है ना। परमाणु भार 32, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, 32 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16, तो 2 ऑक्सीजन का भार हो जाएगा 32। उसी तरह से यहाँ पे सल्फ़र का भार आ जाएगा 32, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो 3 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, 48,
है ना। एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो दो ऑक्सीजन के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए भार होता है 16, तो दो ऑक्सीजन के लिए 32 और 3 ऑक्सीजन के लिए भार हो जाएगा आपका 48, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है। अब यहाँ पे देखो, किसी एक तत्व के द्रव्यमान को अगर निश्चित रखें, सल्फर के द्रव्यमान निश्चित है तो इसको निश्चित रखते हैं, दोनों का सेम है ना, तो इस द्रव्यमान को अगर निश्चित रखते हैं और ऑक्सीजन के द्रव्यमान को देखते हैं तो यहाँ पे है 32 और यहाँ पे है 48, है ना। तो यहाँ पे जो भार मिलेगा या फिर जो अनुपात मिलेगा 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 2:3 के अनुपात में हमें ऑक्सीजन के अनुपात मिल रहा है, जो एक सरल अनुपात है। 2:3 एक सरल अनुपात है। इस तरह इस नियम के बारे में देखा, गुणित अनुपात का नियम। जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब किसी एक तत्व के द्रव्यमान को अगर निश्चित रखें और दूसरे तत्व के द्रव्यमानों को हम लोग देखें तो वहाँ पे वे एक सरल अनुपात में होते हैं। अब आगे देखते हैं व्युत्क्रम अनुपात के नियम को। इस नियम को रिचर ने दिया था ना। इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं, ठीक है, यदि कोई दो तत्व, कोई अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं और उनके पहले के तत्व में जो अनुपात होता है वही अनुपात उनके आपस में संयोग करने पर प्राप्त होता है। ठीक, यदि कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं तो उनके पहले के तत्व में जो अनुपात होता है वही अनुपात उनके आपस में संयोग करने पर प्राप्त होता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, जब कोई दो तत्व, मान लेते हैं यहाँ पे है आपका कार्बन और यहाँ पे है ऑक्सीजन, है। जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके CH4 बना रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्रिया करके H2O बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, या तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। ये कार्बन इस हाइड्रोजन से जिस अनुपात में क्रिया करता है, या फिर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जिस अनुपात में क्रिया करता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का अनुपात सेम होना चाहिए, क्योंकि नियम में यहाँ पे बोला गया है यदि कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं, है ना, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का अनुपात सेम होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन का भार जो है आपका 12 है और हाइड्रोजन का कितना है, 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको सीधा कर देते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन इधर है तो हाइड्रोजन को इधर करके लिखते हैं, तब क्या होगा, क्योंकि ऐसे में अनुपात हमें सही मिलेगा। जैसे कि हाइड्रोजन को अगर इधर कर दें तो हाइड्रोजन क्या कितना है, यहाँ पे 2 अनुपात में है, ऑक्सीजन किस अनुपात में है, 16 अनुपात में, है ना। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन का निश्चित अनुपात लेना है, या तो इसको 4 बना दो या इसको 2 कर दो, है ना। मान लेते हैं इसको हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि इसको हमें हाइड्रोजन को सेम रखना है। हाइड्रोजन सेम तभी होगा जब इसका 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अभी 2 है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम लोग उल्टा लिखे हैं। यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे हमें 2 लिखना चाहिए और ऑक्सीजन के ऊपर में 16, मतलब 2:16 लिखना चाहिए, पर ये ऐसे इसलिए लिखे हैं ताकि हाइड्रोजन जो है एक साइड में आ जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब 32:4 हो जाएगा। यहाँ पे है 12:4 और यहाँ मिला है आपको 32:4, ठीक है। यहाँ पे अब हाइड्रोजन का अनुपात सेम हो गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें बोला गया है यदि कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं, हो गया इतना, तो उनके पहले के तत्व मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की बात की जा रहा है। तो पहले के तत्व कार्बन और ऑक्सीजन का देखें तो यहाँ पे कार्बन है 12 और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे कार्बन आपका 12 है और ऑक्सीजन के यहाँ पे मिला है हमें, वो कितना है, 32 है, इतना मिला ना। जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं तो उनके पहले के तत्वों में जो अनुपात होता है वही अनुपात उनके आपस में क्रिया करने पर भी प्राप्त होता है।
हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके CO2 बनाते हैं। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे, संयोग करेंगे, तो वहाँ पे जो अनुपात प्राप्त होगा वो 12:32 प्राप्त होगा। कार्बन का भार हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का भार 16, तो दो ऑक्सीजन का भार हो जाएगा 32। हो गया, दोनों अनुपात समान आ गए। जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करता है तो उनके पहले के तत्वों में जो अनुपात होता है, जैसे कि 12:32 है, वही अनुपात उनके आपस में संयोग करने पर भी प्राप्त होता है, जो एक सरल अनुपात में होता है। ठीक, एक बार फिर से देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो अलग अलग तत्व लिए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को। उसके बाद इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की क्रिया हम लोग हाइड्रोजन से करवाएं। जब कार्बन की क्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं तो CH4 प्राप्त हुआ, और जब ऑक्सीजन की क्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं तो पानी प्राप्त हुआ, मतलब जल प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे हमने उसके भार को लिखा है, भार 12 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इसको सीधा करके लिखे हैं क्योंकि हाइड्रोजन को हम लोग एक साइड पे लिखे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इसको यहाँ पे 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन का भार 16 है तो यहाँ पे 16 लिख दिए। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे बोला गया है कि तीसरे तत्व के जो भार है, जो द्रव्यमान है, वो सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4, या तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2। तो हमने इसके लिए 2 से गुणा कर दिया, तो 16 दूनी 32 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब हमें नया अनुपात मिल गया 32:4। तो हमने देखा उसके पहले तत्व मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 12:32 है, क्योंकि कार्बन का भार 12 और ऑक्सीजन का भार 32। तो हमने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन की जब आपस में संयोग करवाते हैं तो यहाँ पर भी 12:32 प्राप्त होता है, जो एक सरल अनुपात का नियम है। इसको हम लोग पढ़ते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम, है ना। अब आगे देखते हैं गेल-लुसाक का आयतन संबंधी नियम। अब आगे देखते हैं गेल-लुसाक का नियम। इसको 1808 में गेल-लुसाक ने दिया था। इस नियम के अनुसार ताप और दाब की समान परिस्थिति में जब गैसें आपस में संयोग करती है और बनने वाला उत्पाद भी गैस ही है तो वे आपस में एक सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, जब अभिकारक गैस है और उत्पाद भी गैस है और तथा ताप और दाब क्या है, समान रखा गया है, तब क्या होगा, वे तीनों अभिकारक और उत्पाद वे आपस में क्या होंगे, सरल अनुपात में होंगे। जैसे कि उदाहरण से देखते हैं, यहाँ पे है आपका नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, N2 और H2। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करेंगे तो यहाँ पे बनता है आपका अमोनिया। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जितना अभिकारक में रहता है उतना उत्पाद में भी बनता है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाता है आपका 3। मतलब यहाँ इसको देख करके हम लोग इससे बैलेंस करते हैं। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो यहाँ पे इसका अनुपात है, आयतन का अनुपात देखना है। ताप तथा दाब की समान परिस्थिति में जब गैसें आपस में संयोग करती हैं और बनने वाला उत्पाद भी गैस ही है तो वे आपस में एक सरल अनुपात होते हैं उनके आयतन में। यहाँ पे इसका आयतन है आपका 1, सामने में कुछ नहीं है 1, इसमें इसका आयतन है आपका 3, और जो उत्पाद बना है उसका आयतन है आपका 2। यहाँ पे जो अनुपात का आयतन का अनुपात मिला है वो 1:3:2 है, मतलब ये एक सरल अनुपात है। और इस तरह से ये हमें सरल अनुपात में मिलता है। कब मिलेगा, जब ताप और दाब की समान परिस्थिति होगी, अभिकारक गैस होगा, उत्पाद गैस होगा, तब मिलेगा। अब आगे एक और उदाहरण देखते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा हो गया H2। जब H2 की क्रिया Cl2 से करवाते हैं तो यहाँ पे बनेगा आपका HCl। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो सामने में आ जाएगा 2। यहाँ पे ये सभी गैस है ना, अच्छा ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, और बनने वाला भी गैस। ठीक, गैस इसीलिए गैस है, इसी कारण जी दर्शा दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका अनुपात, आयतन का अनुपात 1, यहाँ पे इसके आयतन का अनुपात 1, और यहाँ पे अनुपात आ गया आपका 1। ये भी एक सरल अनुपात है, 1:2:3 या फिर 1:1:2, ये सभी एक सरल अनुपात है ना। तो इस तरह से हमने रासायनिक संयोजन के नियम को देखा। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य की कड़ी का प्रकृति को।
पदार्थ जो होता है तत्व यौगिक और मिश्रण के रूप में हमें मिलता है ना। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो तत्व है या फिर यौगिक है या फिर मिश्रण है, ये करते क्या हैं। तत्व यौगिक और मिश्रण को किसी दूसरे तत्व के साथ या फिर किसी दूसरे यौगिक के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें कुछ दूसरा पदार्थ मिलता है ना। तो यहाँ पे द्रव्य की कणिका प्रकृति के आधार पर या फिर कुछ रसायनज्ञ द्वारा या फिर कुछ दार्शनिक द्वारा कुछ ग्रंथ प्रतिपादित किए गए थे। जैसे उसमें से प्रमुख थे वैशेषिक और न्याय। ये दोनों ऐसे ग्रंथ थे जिसमें परमाणु अणु के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है। तो वैशेषिक जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख है वैशेषिक, जिसे महर्षि कणाद ने लिखा है। वैशेषिक ग्रंथ में हमें अणु और परमाणु के बारे में जानकारी मिलती है। वैशेषिक में अणु के बारे में ये कहा गया कि अणु जो होते हैं, वैशेषिक में ये कहा गया कि जो अणु होते हैं वो अरोड़ियान होते हैं। देखो, महर्षि कणाद ने ये बताया कि जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, अरोड़ियान होते हैं। मतलब ये ना बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, ठीक। और इस वैशेषिक ग्रंथ में ये भी लिखा गया है कि जो परमाणु होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, मतलब हमें दिखाई नहीं देते हैं। और परमाणु होते और कैसे होते हैं, अखंड होते हैं। वैशेषिक ग्रंथ में महर्षि कणाद ने हमें बताया कि अणु अरोड़ियान होते हैं, मतलब वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। जो परमाणु होते हैं वो अखंड होते हैं और अप्रत्यक्ष होते हैं। परमाणु को और हम लोग तोड़ नहीं सकते, और अप्रत्यक्ष मतलब वो हम अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये बताया है महर्षि कणाद ने वैशेषिक ग्रंथ में। इसके बाद डाल्टन का परमाणुवाद आया, जिसमें हमें एटम की संरचना के बारे में जानकारी मिली कि वो कैसे बना होता है, किससे मिल के बना होता है। डाल्टन का परमाणुवाद, इसमें क्या कहा गया, इसमें डाल्टन ने बताया कि परमाणु कैसे होते हैं, अविभाज्य होते हैं, मतलब उसको और हम लोग बांट नहीं सकते छोटे छोटे टुकड़ों में। परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, अविभाज्य तथा अविनाशी कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को परमाणु कहते हैं। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग जो होता है परमाणु होता है, ऐसा बताया डाल्टन ने। उसके बाद ये बताया उन्होंने कि जो परमाणु होते हैं, मतलब एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो आपस में समान होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे है आपका लोहा, ठीक, यहाँ पे है आपका लोहा, यहाँ भी है आपका ये लोहा, दोनों ही क्या है, फेरस है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इस फेरस में जो परमाणु होंगे, ये लोहा जिन परमाणु से मिलकर के बना होगा और ये लोहा जिन परमाणु से मिलकर के बना होगा, ये दोनों परमाणु का अगर हम लोग निकाल के देखते हैं तो ये दोनों परमाणु आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। उसी तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं, कापर। तो कापर जो है ये जिन परमाणु से मिलकर के बना होगा, कापर जिन परमाणु से मिलकर के बना होगा और ये लोहा जिन परमाणु से मिलकर के बना होगा, तो उन दोनों के परमाणु क्या होंगे, अलग अलग होंगे। समान तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं, और असमान तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, असमान होते हैं। लोहा है, ये भी लोहा है, दोनों समान तत्व है तो इनके परमाणु भी समान होंगे। लेकिन यहाँ पे लोहा है, यहाँ पे कापर है, तो इन दोनों के परमाणु क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसी को डाल्टन ने बताया कि समान तत्वों के परमाणु समान, असमान तत्वों के परमाणु असमान होंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि डाल्टन ने बताया कि परमाणु आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। समान परमाणु आपस में संयोग करके या फिर असमान परमाणु, समान परमाणु भी संयोग करके अणु बनाएंगे, असमान परमाणु भी आपस में संयोग करके अणु बनाएंगे। जैसे कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये हो गए आपके असमान परमाणु, तो ये जुड़ करके HCl बनाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी जुड़ करके क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। तो इसके बारे में बताया कि समान परमाणु आपस में मिलकर के समान परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाएंगे और असमान परमाणु आपस में मिलकर के भी अणु बनाएंगे। और ये परमाणु जो होते हैं, ये परमाणु एक सरल अनुपात में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ना आपका 5वां में, परमाणु आपस में एक सरल अनुपात मतलब 1:1, 1:2:1 हो सकता है, 1:1 है, 1:2 है, 1:3 है, 2:3 है, मतलब ये एक निश्चित मतलब सरल अनुपात में संयोग करते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। उसके बाद है रसायन, ये दो अलग अलग तत्वों के परमाणु एक अधिक अनुपात में संयोग कर एक अधिक यौगिक निर्मित करते हैं।
देखो, समान परमाणु भी संयोग करके अणु बनाएंगे और असमान परमाणु मतलब ये है कि असमान परमाणु आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, एक सरल अनुपात में यौगिक का निर्माण करेंगे। जैसे कि सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, दोनों असमान परमाणु है, सेम नहीं है दोनों। तो सल्फर और ऑक्सीजन आपस में SO2 बनाएंगे, है ना, और SO3 बनाएंगे। तो दो असमान परमाणु आपस में मिलकर बहुत से यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, और ये यौगिक आपस में एक सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, ये बताया डाल्टन ने। उसके बाद उन्होंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। ये सबको पता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु भाग लेते हैं वो सबसे छोटी इकाई होती है, उसको और हम लोग बांट नहीं सकते। ठीक, उसके बाद किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक क्रिया में न तो परमाणु उत्पन्न किए जाते हैं और न ही नष्ट किए जाते हैं। ये तो वही हो गया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, है ना। किसी भी भौतिक तथा रासायनिक क्रिया में न तो परमाणु उत्पन्न होते हैं और न ही क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। इस तरह से डाल्टन ने हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताया था। डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य कण हैं, ठीक है, और परमाणु वह सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है किसी भी पदार्थ की। परमाणु सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है किसी भी पदार्थ की, उसे और हम लोग बांट नहीं सकते। और ये बताया कि एक समान तत्व के परमाणु समान होते हैं और असमान तत्व के परमाणु क्या होते हैं, असमान होते हैं। और ये बताया कि परमाणु आपस में एक सरल अनुपात में संयोग करते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेते हैं और किसी भी भौतिक या फिर रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि डाल्टन ने जो परमाणुवाद दिया था वो रासायनिक संयोग के नियम को किस तरह सत्यापित करता है। ठीक है, डाल्टन ने जो परमाणुवाद दिया था ना, जिसके बारे में अभी हमने देखा कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसको हम लोग और बांट नहीं सकते, ये सभी, तो डाल्टन ने जो परमाणुवाद दिया था वो रासायनिक संयोग के नियम को किस तरह से सत्यापित करता है। तो पहला द्रव्यमान रासायनिक संयोग के नियम में सबसे पहला नियम था हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें ये बताया गया था द्रव्य ना तो उत्पन्न होते हैं ना ही नष्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो डाल्टन ने बताया था कि परमाणु पदार्थ जो होते हैं परमाणु से मिलकर बना होता है तथा परमाणु किसी विक्रिया में ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। जिस तरह से द्रव्यमान में बताया गया था कि द्रव्य ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, उसी तरह डाल्टन ने पहले ये स्पष्ट किया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें ना तो परमाणु बनेंगे और ना ही नष्ट होंगे, वो वैसे के वैसे बने रहेंगे। उसके बाद है स्थिर संगठन का नियम। परमाणु आपस में एक सरल और निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। हाँ, ऐसा डाल्टन ने भी बताया था। डाल्टन ने ये बताया था कि परमाणु जो आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं या फिर आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं, उनका एक निश्चित अनुपात और एक सरल अनुपात मिलकर ही यौगिक और अणु का निर्माण करता है। ये डाल्टन ने भी बताया था। उसके बाद है गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात में ये बताया गया है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु, तो यहाँ पे गुणित अनुपात का नियम का सत्यापन डाल्टन के परमाणुवाद ने किया। जैसे गुणित अनुपात में क्या बोला गया था कि गुणित अनुपात में ये बोला गया था कि जब दो असमान तत्व, जैसे कि यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन है, दो असमान तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से जब अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो पहले मतलब एक यौगिक क्या होता है या फिर एक परमाणु क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कि मान लेते हैं इसको हम लोग, जैसे कि SO2 बना, SO3 बना, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके 2 यौगिक का निर्माण करते हैं, SO2 और SO3। तो यहाँ पे अगर सल्फर के मान को निश्चित रख दें, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा, द्रव्यमान का अनुपात, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है, एक ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 16। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इसका हो जाएगा 32। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 48। और इसको 16 से भाग देते, 16 32, 16 48, मतलब यहाँ पे 2:3 मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 2:3 ऑक्सीजन का जो अनुपात है, इस पहले जो हमारा पहला परमाणु है सल्फर, इसको हम लोग ने उसके मान को निश्चित रख दिया है। उसके बाद जो दूसरा है उसके मान का देखते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में एक सरल अनुपात में होते हैं।
उसी तरह से यहाँ पे हमने देखा कि गुणित अनुपात का नियम का सत्यापन जो डाल्टन का नियम किस प्रकार करता है। परमाणुवाद में ये बताया था, डाल्टन के परमाणुवाद में, कि जो असमान तत्व होते हैं वे आपस में क्रिया करके तो इसमें डाल्टन ने बताया कि डाल्टन ने अपने परमाणुवाद में ये बताया कि जो गुणित अनुपात का नियम होता है वो एक तरह से सही है, क्योंकि अलग अलग तत्व के परमाणु जब यौगिक बनाते हैं तो वे आपस में एक सरल अनुपात में ही बनाते हैं। अब डाल्टन का जो परमाणुवाद है वो व्युत्क्रम अनुपात के नियम का भी सत्यापित करता है, क्योंकि डाल्टन ने बताया ही था कि अलग अलग परमाणु जो होते हैं एक सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। डाल्टन ने ये बताया था कि अलग अलग तत्व के परमाणु जैसे कि सल्फर और ऑक्सीजन, दो अलग अलग परमाणु हैं, ये जब भी आपस में क्रिया करेंगे तो वे सरल अनुपात में ही मिलकर यौगिक का निर्माण करेंगे। व्युत्क्रम अनुपात का नियम हमने देखा ही है। अब आगे देख रहे हैं कि परमाणुवाद की सीमाएं क्या है। ठीक है, डाल्टन ने जो परमाणुवाद दिया था उनमें क्या क्या कमी थी। ठीक है, तो डाल्टन ने जो परमाणुवाद दिया था उसमें निम्न कमी थी। पहला कमी यह है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु में भिन्नता का कारण नहीं समझा पाए। डाल्टन ने ये बताया था कि अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होंगे, जैसे कि ये हमारा है सल्फर, ये हमारा है ऑक्सीजन। तो यहाँ से सल्फ़र के जो परमाणु होंगे और इसमें जो ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, सल्फ़र के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। अब इसकी अगर बात करें, यहाँ पे एक और सल्फ़र है, तो यहाँ पे जो सल्फ़र के परमाणु होंगे और यहाँ पे जो सल्फ़र के परमाणु होंगे वो दोनों समान होंगे, मतलब समान तत्व के परमाणु, ये हो गया सल्फ़र, ये भी हो गया सल्फ़र। समान तत्व के परमाणु समान होंगे, असमान तत्व के परमाणु क्या होंगे, असमान। जैसे ये है सल्फ़र, ये है ऑक्सीजन, तो ये हो गया आपका असमान तत्व। तो असमान तत्व के परमाणु कैसे होंगे, असमान होंगे। ये डाल्टन ने बताया था, पर क्यों होंगे इसके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी थी। उसी तरह दूसरा कमी ये है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु का अलग अलग तत्व, समान तत्व की बात नहीं की जा रही है, अलग अलग, जैसे कि सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन, ये सभी अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग तत्व आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो ये किस प्रकार बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इनके बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था। किसी अणु में परमाणु को बांध कर रखने वाले, हाँ देखो, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, है ना, ये सबको पता है। परमाणु आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। तो परमाणु आपस में किस बंध से बंधे रहते हैं, इनके बारे में उन्होंने नहीं बताया था। गेल-यूसाक के नियम का स्पष्टीकरण इसमें मिलता ही नहीं है। बस उन्होंने द्रव्यमान, स्थिर, गुणित और व्युत्क्रम अनुपात के बारे में बताया था। गेल-यूसाक के नियम के बारे में नहीं बताया था। किसने, डाल्टन ने। यह सिद्धांत अणु और परमाणु के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं करता है कि अणु क्या है, परमाणु क्या है, उनके बीच क्या अंतर है, इनके बारे में यह नहीं बताता है।